ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मॉडल सेट आपका हम लोग सॉल्व करेंगे। किसका है? फिटर के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, मॉडल सेट का मतलब कि जो आपके एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन पूरे सिलेबस से हमने फर्स्ट मतलब जो आपका फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस है ना उससे क्वेश्चन लिया हुआ है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आप लोग बार बार कहते हो ना कि सर इंपॉर्टेंट वाला बताइए, तो ये वही वाला है। ठीक है, तो अब सेट 1 में टोटल कितने क्वेश्चन है तो आप देख रहे होंगे टोटल 38 क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्यों है 38 बाद में बात करेंगे। जो पीडीएफ आपको इसका कहां से मिलेगा, जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो पीडीएफ के लिए वेबसाइट है www.globalit.org। कैसे करना मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर का हो या सेकंड ईयर का हो, आदमी दोनों लोग आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों लोग का मैं बता दूंगा। दोनों लोग का मॉडल सेट पहले का भी, जैसे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाह रहे कि भाई पिछले साल क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, पहले पेपर में क्वेश्चन कैसे आते थे, तो वो भी आप यहाँ वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का भी पेपर जो बच्चों ने आंसर की वगैरह बताया हो पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कैसे आपको करना है, सबसे पहले आप गूगल में सर्च कीजिए ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आएगी globalit.org के नाम से, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फिर इस टाइप से वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स, इस टाइप से। ठीक है, अगर आप फोन में ओपन कर रहे हैं तो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए आपको जो राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें बनी हुई इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आप आईटीआई कोर्स पर क्लिक करोगे ना, फिर यहाँ फिटर थ्योरी में जाकर के वो तो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो तो मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे क्या आईटीआई कोर्स पे आपने क्लिक किया, आपके सामने कई सारे ऑप्शन, आप फिटर थ्योरी पे क्लिक कीजिए, इस टाइप से आ जाएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, देखिए दो ऑप्शन है, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर वाले सेकंड ईयर पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर पे। फर्स्ट ईयर पे आप क्लिक कर लीजिए, इस तरह से ओपन हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए नीचे स्लाइड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे है ना फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, ये तो सिलेबस है, उसके जस्ट नीचे देखिए फिटर फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर सेट 1। यहाँ क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसके नीचे देखिए फिटर फर्स्ट ईयर टॉप 80 क्वेश्चंस, मतलब जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उस क्वेश्चंस में से भी जो आपको 500 क्वेश्चन की सीरीज कराई गई है, उनमें से भी टॉप 80 को निकाल करके यहाँ पे अपलोड किया गया। ठीक है, प्लस यहाँ नीचे देखें प्रीवियस ईयर सीबीटी एग्जाम का भी क्वेश्चन है और फिटर फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम पेपर सेट। तो इस तरह से आप इनको भी डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, मॉडल पेपर के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी देखिए नई अपडेट वाला ऑप्शन है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि वो तो वहां पे एक हो गया। यहाँ पर देखिए नई अपडेट पे क्लिक करने पे एक अलग ही ऑप्शन आ रहा है मॉडल पेपर का। यहाँ जब आप नई अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए अलग से बना हुआ है मॉडल पेपर। इस पर जो है आप क्लिक करके अपना मॉडल पेपर वगैरह अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 2022 में जो एग्जाम हुआ था आईटीआई मॉडल पेपर 2022, मतलब जो भी एग्जाम हुए थे आपके 2022 में, उसके जो आपके आंसर की वगैरह हो यहाँ पे मिल जाएगा। बस आपको यहाँ रीड मोर पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहला ही कॉलम लिखा हुआ है, रीड मोर पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट फीडबैक पर आधारित वर्कशॉप कैलकुलेशन का है। फिर यहाँ पर भी वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है। फिर यहाँ पर देखिए थ्योरी का। इस तरह से आप सबको पढ़ लीजिएगा और जिसकी जरूरत हो आप अपने ट्रेड के हिसाब से उसको डाउनलोड, देखिए ड्राइंग वगैरह का भी है तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आपको ये वाला सेक्शन जरूर ध्यान रखना है। आपको कहाँ पे ग्लोबल आईटीआई जब भी आप ओपन करो, एक तो हम हमेशा आईटीआई कोर्स में जाते थे ना, तो इसके पहले जो ऑप्शन नई अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे, आपको मॉडल पेपर का अलग से सेक्शन मिल जाएगा, उसको जरूर एक बार आप लोग चेक कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि थ्योरी से जो है आपको कितने 38 क्वेश्चन आएंगे। दरअसल देखिए 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, एक तरह से 2 पार्ट आपका रहेगा। हालांकि एग्जाम एक ही साथ होगा। टोटल 2 घंटे के आप जैसे कि जानते होंगे पहले से ही कि टोटल 2 घंटे के आपके एग्जाम होंगे, जिसमें से पहले पार्ट में आपके टोटल कितने थ्योरी के नाम से होगा, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके थ्योरी से 38 क्वेश्चन प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से भी आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने हो गए, 6 6 12 और 38 50 इससे हो गए। प्लस आपके जो है 25 क्वेश्चन जो होंगे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से होंगे। किससे होंगे? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से होंगे। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करना, और एक ही बार में ओपन होगा, अलग अलग दिन, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिन, एक ही दिन ओपन होगा आपका 2 घंटे का पेपर, और इस टाइप से सिस्टम होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 38 क्वेश्चन लिया हुआ, क्योंकि आपके पेपर में भी थ्योरी से 38 क्वेश्चन ही आने हैं, प्लस 6 ईडी का, 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन का, 50 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अगर आप थ्योरी का भी टोटल क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर ये नहीं भी कर पाते तब भी आप पास माने जाएंगे। इन तीनों को मिला करके, मतलब थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ईडी, इन तीनों को मिला करके आपको पास होना है। तीनों में पर्टिकुलर अलग अलग पास नहीं होना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, इसको मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, आंसर बताते हुए, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताते हुए। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो यूट्यूब पे चले जाइए, प्लेलिस्ट का सेक्शन आपने नाम सुना होगा प्लेलिस्ट का यूट्यूब पे, वहां पे फिटर के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप उसको देखिए। ठीक है, वहां पे मैंने पूरा डिटेल में सारे चारों ऑप्शन जो है मतलब सबको पूरा जन समझाया हुआ है, तो आप वहां पे देखिए। बाकी यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 38 क्वेश्चन है, टाइम काफी लग जाएगा अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो।
ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है। बाकी मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज लिया हुआ है, जिसको इंग्लिश पढ़ना हो इंग्लिश भी पढ़ सकता है, मैं दोनों नहीं पढ़ूंगा, नहीं टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करने के लिए, खराद मशीन का मतलब लेथ मशीन की बात कर रहा है, या कि लेथ मशीन में अगर कोई लंबी जॉब है तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेस प्लेट, डॉग कैरियर, स्टडी रेट और डेड सेंटर। देखिए जो डेड सेंटर और स्टडी रेस्ट है, ये दोनों हमारे किस लिए यूज किए जाते हैं, वही सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो डेड सेंटर है ना, इसकी अपेक्षा जब अधिक लंबा जॉब हो तब स्टडी रेस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे बोला भी था कि लंबी जॉब को सपोर्ट करने के लिए, तो जब लंबी जॉब की बात आएगा तो स्टडी रेस्ट जो ऑप्शन भी है आपका सही होगा। डेड सेंटर में क्या होता है कि मान लीजिए कोई हमारा ऐसे जॉब है, दूसरी साइड से हमने क्या किया, जॉब के इधर डेड सेंटर से हमने सपोर्ट कर दिया, तो इससे दिक्कत ये होती है कि इस वाले हिस्से पर अगर फेसिंग या फिर यहाँ पे हमें कोई काम करना हो, ड्रिलिंग वगैरह कुछ भी अगर इस वाले फेस पे करना हो तो हम वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेड सेंटर सपोर्ट कर रखा होता है। तो ऐसी जगहों पे इसलिए हम लोग स्टडी रेस्ट ही यूज करते हैं, क्योंकि स्टडी रेस्ट हमारा क्या यहाँ बीच में कहीं आ जाएगा और इसको सपोर्ट करेगा और इसका यह वाला हिस्सा खाली रहेगा, यह हिस्सा खाली रहेगा, तो इस आसानी से आप इस जॉब के फेस वगैरह पे भी वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्या, स्टडी रेस्ट, जो कि लंबी जॉब को सपोर्ट प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला करें, एक रिवीट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम बताइए। ये सब हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जिन्होंने 500 क्वेश्चन की सीरीज देखी होगी उनके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए, जैसा कि मैंने बताया, वहां से जाकर क्या बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया हुआ कि क्या ऊपर हेड बोलते हैं, जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम लोग बॉडी या फिर क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं, ठीक है। और जो ये नीचे वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और यह जो इसका सैंक के बीच का, बॉडी या सैंक के बीच में ये जो डायामीटर होता है ना, यही हमारा रिवेट का क्या होता है, डाया होता है, या डायामीटर या व्यास होता है, ठीक है। और यह यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है, किसकी, रिवेट की लेंथ होती है, क्या होती है, लेंथ होती है, लंबाई होती है। यहाँ पे देखिए टेल वाला हिस्सा समझ में आया। यहाँ हमसे पूछा था कौन था, एक्स के रूप में, मतलब यह हिस्सा कितना है, तो यह पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, इसका बॉडी कहलाता है या सैंक कहलाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी आपके सामने है, बॉडी या फिर सैंक रहता तो सैंक टिक करते, ठीक है, कोई एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा, बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। देखिए रीमर में यह जो हमारा सेंटर ले रखा है, रीमर दिखा रखा है, एक रीमर का टूल है और ये सेंटर है, और यह जो कटिंग लाइन है तो इसका यहाँ से एंगल ले रखा है। तो यही दोनों के बीच का आपको पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वह क्या होगा, तो यह हमारा कहलाता है क्या, हेलिक्स एंगल। जो हमारा रीमर होता है आप लोग जानते हैं, होल को फिनिश करने के लिए यूज किया जाता है। जब कोई होल जो है ड्रिल के द्वारा कोई होल बनाया जाता है तो उस होल को स्मूथ और फिनिश बनाने के लिए हम लोग रीमिंग प्रोसेस करते हैं, और वह इस रीमर टूल के द्वारा किया जाता है। तो ये रीमर का एंगल पूछ रखा, तो कौन सा एंगल है, हेलिक्स एंगल है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिटेल में देखना है तो 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज प्ले लिस्ट में जाके देखिए यूट्यूब में, बिल्कुल आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कैसे क्या आता है, ठीक है। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है, पूछ रहा है कौन सा स्क्रू थ्रेड होता है। स्क्रू थ्रेड जो कटी होती है इस टाइप से, उसमें क्रेस्ट और रूट दोनों को राउंड कर दिया जाता है। एक तो हो गया कि बिल्कुल नुकीला, और एक इस तरह से हल्का हल्का राउंड। क्रेस्ट और रूट दोनों को क्या किया जाए, राउंड कर। आप जानते होंगे जो थ्रेड कटी होती है तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ऊंचाई, तो क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब शिखर, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको रूट मतलब जड़, रूट कहते हैं, ठीक है। तो किसका होता है, तो वह होता है हमारा बीएसडब्ल्यू थ्रेड का। किसका, बीएसडब्ल्यू थ्रेड का, जो कि एंगल आपका 55 डिग्री होता है। बीएसएफ थ्रेड ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड होता है, इसका भी एंगल 55 डिग्री होता है। एकमी थ्रेड हमारा लेथ मशीन के लीड स्क्रू पे कटा होता है, जिसका एंगल कितना होता है, 29 डिग्री होता है। या बीएसडब्ल्यू होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ होता है। और यहाँ पे आपका क्या है, बीए थ्रेड है, यह बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बीएसडब्ल्यू, ठीक है। और बीए थ्रेड जो होता है हमारा, इसका एंगल कितना होता है, 47.5 डिग्री होता है। तो इनके एंगल हो गए, ठीक है। बाकी यहाँ पे राउंड वाली बात किया था तो बीएसडब्ल्यू आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है। यहाँ पे फिगर दे रखा है, ये सब भी क्वेश्चन हम लोग पहले कर रखे हैं। क्या नाम है, तो ये आपका स्टॉप, मतलब इस सिंबल का मतलब है कि हमें यहाँ पे रुकना। स्टॉप है, गिव वे का मतलब रास्ता दे। तो जब भी आपके एग्जाम में गिव वे वाला जब इस टाइप से फिगर दिखेगा तब आप गिव वे पे टिक करेंगे, ठीक है, ठीक है। गिव वे रास्ता दे के लिए। फिर गार्डेड अनगार्डेड का अलग होता है, सब हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। आप लोग क्वेश्चन वगैरह जैसा कि मैंने बताया उसको चेक कीजिए, वहां डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यह आपको माइक्रोमीटर दिखा रखा है, और इस वाले हिस्से का नाम पूछ रहा है। देखिए यह क्या है, यह हमारा स्पिंडल है, क्या है, स्पिंडल है। यह क्या है हमारा, यह हमारा थिम्बल है, थिम्बल है। यह हमारा यहाँ पे रैचेट स्टॉप है, क्या है, रैचेट स्टॉप है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है हमारा, यह जो ब्लैक कलर पे, ये हमारा क्या, लॉक स्पिंडल बोलते हैं या लॉक बोलते हैं, ठीक है। स्पिंडल लॉक या फिर लॉक बोल सकते हैं आप।
ठीक है। और थिम्बल हो गया, और यह वाला जो हिस्सा है जिसपे हमारा मेन लाइनें बनी होती है, मेन ग्रेजुएट लाइनें होती है, वो हमारा क्या होता है, बैरल या स्लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरल या फिर स्लीव। पूछा क्या था, पूछा इसका था कि इसको क्या कहते हैं, जो ये आगे वाला हिस्सा था इसको बोला जाता है एन्युल। क्या बोला जाता है, एन्युल बोलता है इधर वाले पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन ए है आपका एन्युल सही हो जाएगा। स्पिंडल तो यह वाला पूछता तो सही होता, थिम्बल यहाँ पूछता तो सही होता, स्पिंडल लॉक अगर इसको पूछता तब सही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए कि अगर कोई हमारे पास आयरन है, लोहा है, और उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाए, जस्ते की परत चढ़ा दी जाए, तो उसको क्या कहेंगे। तो जब हमारे किसी आयरन पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है तो गैल्वेनाइज्ड आयरन के नाम से जाना जाता है, जीआई, जिसको हम लोग जीआई भी शॉर्ट में बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन। जो ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड आयरन मतलब जस्ता चढ़ा हुआ लोहा या जिंक चढ़ा हुआ लोहा। किसी लोहे पे जिंक की परत चढ़ा दी जाए या जस्ते की परत चढ़ा दी जाए, चढ़ाने का मतलब है पेंट करने से मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जंग से सुरक्षा के लिए आगे 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलिए। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि 1 मीटर में हमारा क्या होता है, 1 मीटर में हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में आपको मालूम है कितना mm होता है, 10 mm होता है। कितना mm होता है, 10 mm होता है। तो सेंटीमीटर बाई मीटर से हमने सेंटीमीटर में बदला, जबकि यहाँ पे हमें mm में चाहिए, तो अब सेंटीमीटर के यहाँ mm लिखने के लिए हमें 10 लिखना पड़ेगा। तो 100 × 10 लिखेंगे तब जाके यह mm में बदल जाएगा। 100 दहा में 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 1 मीटर में हमारा क्या आ गया, 1000 mm आ गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाए, मतलब कांस्टेंट, इंग्लिश वाला वर्ड थोड़ा यहाँ पे ज्यादा सुटेबल होगा। ये आपका किससे है, लिमिट फिट टॉलरेंस वाले चैप्टर से, कि व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम इफ द साइज ऑफ द होल, जो हमारे होल का साइज है वो क्या करा जाए, केप्ट कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रखे, स्थिर रखें। और सॉफ्ट इज वेरीड, और उसमें जो सॉफ्ट यूज किया जाएगा उसकी साइज वेरी करेगी, कम ज्यादा होगी। जो होल है उसका क्या हो, उसकी जो साइज वो फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे। होल का साइज कम ज्यादा नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। हम शाफ्ट के साइज को कम ज्यादा करके अपना फिटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है होल बेसिक सिस्टम। क्या, होल बेसिस मतलब होल पे आधारित सिस्टम। ठीक है, शाफ्ट बेसिस कब बोलते हैं, शाफ्ट बेसिस तब बोलते हैं अगर हम होल की जगह क्या करते, शाफ्ट को फिक्स रखते, कांस्टेंट रखते। जिसको कांस्टेंट रखोगे वही उसका सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे होल को कांस्टेंट रखा है, होल को स्थिर रखा है, होल के साइज को हमने क्या रखा है, स्थिर रखा है, कांस्टेंट रखा है, तो होल बेसिस सिस्टम हो गया। अगर शाफ्ट के साइज को स्थिर रखते हैं और होल के साइज को घटाते बढ़ाते तो फिर शाफ्ट बेसिस सिस्टम हो जाता। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो कि कौन सा सिस्टम है, शाफ्ट है या होल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस गेज की बात कर रहा है, जो कि हमारा स्क्राइबिंग वगैरह करने के काम आता है, या फिर मार्किंग वगैरह में हमारा वही मार्किंग, या फिर लेथ मशीन पे जॉब को सेंटर में करने के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग यूनिवर्सल सरफेस गेज वगैरह यूज करते हैं। तो पूछ रहा है किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए, मतलब हम स्क्राइबर को बिल्कुल एग्जैक्ट फाइन सेटिंग के लिए किसकी मदद से यूज करेंगे, तो वह होता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। हमारे यूनिवर्सल गेज में लगा होता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, जिसकी मदद से हम उसको बिल्कुल सही जगह पे सेट कर पाते हैं, सही पोजीशन पे सेट कर पाते हैं। थोड़ा सा भी कम ज्यादा करने की जरूरत होती है तो इसकी मदद से फाइन एडजस्टमेंट, मतलब बहुत थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट होगा तो हम इसकी मदद से कर पाएंगे। किसकी मदद से, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से, जो कि आपके यूनिवर्सल सरफेस गेज में होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। स्नग, देखिए स्नग वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। स्नग वाला कब सही होता है, जब ये पूछता है कि स्क्राइबर को, जो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर लगा हुआ हो, स्क्राइबर को पकड़ा किसके द्वारा जाता है या कौन पकड़ता है, तो स्नग पकड़ता है। कौन पकड़ता है, स्नग पकड़ता है। और सही पोजीशन में एडजस्टमेंट करने के लिए वो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है थ्रेड के एक्स रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। यहाँ पे एक थ्रेड दिखा रखा है और देखिए एक थ्रेड होगी, दूसरी थ्रेड होगी, इन दोनों के बीच की दूरी दिखा दिया है। क्या किया है, दो थ्रेड के बीच की दूरी, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी दिखा के पूछ रहा है कि इसको हम क्या कहते हैं। इसी को पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। देखिए एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी कहलाती है वो पिच कहलाती है। क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी हमारी पिच कहलाती है। रूट क्या है, तो मैंने बताया था कि ये जो गहराई वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा, वह रूट कहलाएगा, जड़ कहलाएगा। और फ्लैंक, देखिए ऊपर वाला पूछता तो क्रेस्ट हो जाता, अंदर वाला रूट हो जाता। फ्लैंक क्या होता है, तो देखिए थ्रेड का यह जो मतलब रूट और क्रेस्ट को
ऊपर वाला क्या होगा आपका क्रेस्ट होगा, अंदर वाला रूट होगा। तो रूट और क्रेस्ट को ये जो लाइन मिला रही है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं फ्लैंक। इसी को क्या बोला जाता है, फ्लैंक बोला जाता है। लीड क्या है आपका, तो एक चक्कर में जब कोई नट या जो हमारा बोल्ट होगा उस पर नट को एक चक्कर घुमाएंगे तो वह इस पे जितना एक चक्कर में जितना दूरी बढ़ेगी वही उसकी क्या कहलाएगी, लीड कहलाएगी। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ड्रिल बिट में एक्ट के द्वारा चिन्हित किया गया कोड का क्या नाम है। यहाँ पे एक ड्रिल बिट दिखाई गई है और इसका पूछ रहा है कि ये एंगल क्या है। ठीक है, एक्ट द्वारा जो दिखाया गया है इसका कोड क्या है। तो हम देख रहे हैं कि ये ड्रिल बिट है और ड्रिल बिट की आगे ये वाला हिस्सा ऐसे करके उठाया गया है। क्यों उठाया गया है, इसलिए कि जब हमारी ड्रिल बिट होती है ना इस टाइप से, दोनों साइड है हमारा क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। क्यों, कि जब हम किसी जॉब पे हम ड्रिल करें तो ये साइड वाला जो इसका हिस्सा है ना, ये जॉब से रगड़ ना खाए, उस पर फ्रिक्शन ना करे। क्योंकि भाई फालतू में अगर वो साइड वाला ऐसे यहाँ रगड़ खाएगा तो आपकी जॉब की फिनिशिंग भी जो ड्रिल करेंगे तो होल की जो होगा ना उसका सरफेस भी अच्छा नहीं हमें प्राप्त होगा, और दूसरी हमारी फालतू में एनर्जी वेस्ट जाएगी, आपकी पावर वेस्ट होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम साइड से थोड़ा उठा के रखते हैं जिससे वो जॉब के साथ फ्रिक्शन ना करे, और उसी को क्लियरेंस बोला जाता है कि हमने क्या दिया, क्लियरेंस दे दिया जिससे वो रगड़ ना खाए। तो ये पूछा भी है कि यह क्या है, तो यह साइड से हमने एंगल दे रखा है, कौन सा एंगल, लिप क्लियरेंस एंगल। हमने लिप को उठाया जिससे कि वैसे रगड़ ना खाए, जॉब के सरफेस से रगड़ ना खाए। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा एंगल है, लिप क्लियरेंस एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला, इस वाइस का नाम क्या है। यह वाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यह वाइस जो होती है दिख रहा महीन टाइप के अंदर, तो महीन तार नुमा जॉब, जो भी हमारे महीन तार नुमा जॉब, मतलब जैसे महीन तार होता है उस टाइप की आकृति का अगर कोई जॉब हो उसको पकड़ना हो, या जैसे पिन हो गया, पिन भी महीन पतला सा होता है उसको पकड़ना हो, तो ऐसे कामों के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, महीन तार नुमा जॉब या पिन को पकड़ने के लिए, इसलिए कौन सी वाइस होगी, पिन वाइस होगी। कौन सी वाइस होगी, पिन वाइस होगी। बाकी आप लोग पाइप वाइस जानते हैं, पाइप पकड़ने के लिए हैंड वाइस वगैरह, हम हाथ में कोई जॉब पकड़ना हो तो हैंड वाइस यूज करते हैं, उस पर विंग नट लगा होता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है। आप लोगों को पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज थी उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। जब आर्क वेल्डिंग की जाती है तो ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं, मतलब जब आर्क वेल्डिंग होती है तो उसमें से आवाज क्यों आती है, जैसे हवा चल रही हो ना उस टाइप से आवाज आती है। क्यों आवाज आती है, लंबी चाप की लंबाई, चाप से मतलब नहीं है, इंग्लिश वाला वर्ड देखिए ज्यादा समझ में आएगा, लॉन्ग आर्क लेंथ। आर्क, आर्क क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जब वेल्डिंग किया जाता है, क्या किया जाता है, जब वेल्डिंग किया जाता है हमारा, ठीक है, जब वेल्डिंग मशीन, तो यहाँ से जो हमारी आग निकलती है इसी को आर्क बोलते हैं। जो हमारी क्या होती है, यहाँ जॉब पे हमें वेल्डिंग करना है तो ये आग जो हमारी बनती है, जो ये लपट होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, आर्क है। ठीक है, तो आवाज कब आएगी, तो जब लंबाई ज्यादा हो जाएगी। जब आप लंबाई ज्यादा रखोगे तो क्या होगा, आग यहाँ बीच में जो आग जल रही है हमारी उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो जो हवा का प्रभाव इस पे पड़ेगा तो यह जो इसका आर्क है इधर उधर लपट भी मारेगा, तो इसमें आवाज ज्यादा आता है। अगर हम नजदीक रहेंगे तो नहीं, ज्यादा अगर हमारी लंबाई हो जाए तो उस समय आवाज ज्यादा आती है, ध्वनि प्रभाव आने लगता है। तो वही कह रहा है कि लंबी चाप की लंबाई की वजह से पूछा ना, ध्वनि क्यों गुनगुनाते हैं, लॉन्ग आर्क लेंथ, कि अगर हमारी आर्क की लेंथ ज्यादा हो जाए तब। और आर्क की लेंथ ज्यादा होने पर एक और दिक्कत आता है कि वह जो हमारी वेल्डिंग है ना वो सही जगह पे नहीं हो पाता है, क्योंकि लंबी होगी तो फिर वो इधर उधर जो उसकी आर्क है ना वो इधर उधर अपने पद से हटेगा। उसको आर्क ब्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क ब्लो, कि वह जहां पे वेल्डिंग करना वहां पे ना करके इधर उधर भटकता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है सीट मेटल वर्क में इस नॉच का क्या नाम। देखिए हमें स्क्वायर बनाया गया तो यही पूछ रहा क्या नाम है। तो इस टाइप का बनाने के लिए पहले हमारे पास चादर रही होगी नॉर्मल। कैसी चादर रही होगी, इस टाइप से हमारे पास नॉर्मल चादर रही होगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया होगा, ऐसा हमें बनाना है तो हमने यहाँ इसको काट के काटा होगा, या मोड़ने के लिए पहले निशान लगाया होगा कि भाई हमें यहाँ से यहाँ ऐसे मोड़ना है, फिर इधर से इधर, यहाँ से यहाँ ऐसे मोड़ना है, और ये वाला हिस्सा ऐसे मोड़ देंगे, और नीचे से ये वाला हिस्सा ऐसे मोड़ देंगे। ठीक है, अब जब इस टाइप से चारों साइड से मोड़ के खड़ा कर देंगे तो इस टाइप से हमारे पास आयताकार बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी कि अगर मान लीजिए आप इधर वाला दोनों हिस्सा मोड़ के फिर जब इधर का मोड़ने जाएंगे तो ये वाला चूंकि यहाँ पे खड़ा हो जाएगा इधर वाला हिस्सा, तो ये वाला इसमें मुड़ नहीं पाएगा, यहाँ दिक्कत करेगा। तो हम क्या करते हैं कि दिक्कत ना करे उसके लिए हम लोग इधर से ये वाला हिस्सा काट के निकाल देते हैं, इस कॉर्नर से यह काट के निकाल देते हैं, इस कॉर्नर से इतना काट के निकालते हैं, और इस कॉर्नर से इतना काट के निकालते हैं। जब इसको काट के निकाल देते हैं तो हमारे पास सीट कुछ इस आकृति की हो जाती है।
चारों कोण हम लोग काट के निकाल लेते। अब मुड़ेंगे तो आसानी से मुड़ जाएगा, कोई भी हिस्सा कहीं पे ओवरलैप नहीं करेगा। तो हमने जब कॉर्नर से काट के निकाला तो आकृति कैसे निकली होगी, इस टाइप की निकली होगी, हर एक कोने से, मतलब स्क्वायर जैसे निकली। ठीक है, इस बॉक्स को बनाने के लिए जो कोने से हमने आकृति निकाला वो कैसे निकली, स्क्वायर जैसे। और इसको जो हम काट के हिस्सा निकालते हैं इसी को नॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉच बोलते हैं। कैसे निकली, स्क्वायर जैसे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्क्वायर नॉच। इसको बनाने में हमें कैसे नॉच की काट के निकालना पड़ा, स्क्वायर जैसा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है। मतलब जब वेल्डिंग या कटिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल के एक एंगल, मतलब उसके आगे वाले हिस्से को थोड़ा क्या किया जाता है, जो भी मेटल होगा हमारा ना, उसके आगे वाले हिस्से को ऐसे बिवेल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, थोड़ा बिवेल कर देते हैं, ताकि दोनों मेटल आपस में चिपके तो वहां जगह मिल जाए वेल्डिंग को अच्छे से भर करके मजबूत जोड़ बनाने के लिए। तो वही पूछ रहा है कि जो हम कोण बनाते हैं वह क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बिवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिवेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। निशान दिखने का मतलब है, यहाँ देखें, विटनेस मार्क। विटनेस मार्क का मतलब है जब किसी जॉब पे हम मार्किंग कर रहे होते हैं तो मार्किंग मीडिया लगाने के बाद स्क्राइबर से मार्किंग कर दिया जाता है। फिर ये डर रहता है कि जब हम उस पे हेक्सा वगैरह से कटाई करेंगे तो पानी गिराया जाएगा तो वो निशान मिट जाएगा, क्योंकि चाक धुल जाएगा फिर निशान मिट जाएगा। तो विटनेस मार्क मतलब निशान हमें दिखाई दे, निशान दिखने के लिए कि पानी गिरने के बाद भी अगर वो धुल जाए तब भी निशान हमें दिखाई देता रहे, तो उसके लिए क्या करें, तो हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग मीडिया लगाने के बाद जब हम स्क्राइबर से निशान लगा लेते हैं उसके बाद हम उस निशान को पक्का करने के लिए पंच का यूज करते हैं। हैमर लेते हैं और पंच से जगह जगह पे 3 से 5 mm की दूरी पे डॉट डॉट लगाते जाते हैं, जिससे कि वह निशान मिटे ना, और पानी गिरने के बाद भले ही हमारा चौक मिट जाए और वो डॉट डॉट वाला निशान रह जाएगा, तो जिससे हमें काटने में आसानी होगा या फिर कोई प्रोसेस करना हो तो उसमें आसानी होगा। तो हमने क्या किया, डॉट डॉट का निशान बनाया, पंच के द्वारा जगह जगह डॉट डॉट का निशान बनाया। डॉट पंच के द्वारा, किसके द्वारा बनाएंगे, डॉट पंच के द्वारा, ऐसे याद रहेगा आपको ना। जगह जगह हमने क्या किया, डॉट डॉट जैसा निशान बनाया, तो डॉट डॉट जैसा निशान किसके द्वारा बनेगा, डॉट पंच के द्वारा। कई बार पूछ भी लेता है कि विटनेस मार्क का एंगल कितना रहता है, जो हम यहाँ पे विटनेस मार्क के लिए जो पंच यूज करते हैं, डॉट पंच या जो पंच यूज करेंगे तो उसका एंगल 60 डिग्री रहता है। कितना रहता है, 60 डिग्री रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेंटर पंच भी देखिए दिया होता है, सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री रहता है। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी की बात कर रहा है। ठीक है, सारे ऑप्शन mm में है, मतलब मीट्रिक वाली बात कर रहा है। बोला भी है यहाँ पे देखिए मीट्रिक का। ठीक है, मीट्रिक वाला कितना होता है, 0.01 mm होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। माइक्रोमीटर का अगर यही पे वर्नियर कैलिपर पूछता तो उसका क्या हो जाता, 0.02 mm हो जाता। ठीक है, ये हमसे माइक्रोमीटर पूछा था, वो भी मीट्रिक का। अगर यहीं पे किसका पूछ लेता, माइक्रोमीटर का, लेकिन ब्रिटिश वाला पूछता। कौन सा पूछता, ब्रिटिश का। अगर माइक्रोमीटर का कौन सा वाला पूछता, ब्रिटिश वाला पूछता, तो 0.001 इंच हो जाता। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, मीट्रिक में 0.01 mm और ब्रिटिश में 0.001 इंच, ये दोनों नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला कह रहा है मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। मोटी शीट, जो शीट मेटल होता है, तो मोटी अगर शीट है तो उसको किसके द्वारा काटेंगे, तो मोटी शीट के लिए हम लोग लीवर शीयर यूज करते हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये स्ट्रेट स्नीप या बेंट स्नीप, या हम लोग अपने नॉर्मल हाथ से, मतलब नॉर्मल पतली शीट हो उसको कटाई के लिए यूज करते हैं, बेंट स्नीप या स्ट्रेट स्नीप वगैरह। ठीक है, लीवर शीयर मोटी, मतलब अगर शीट ज्यादा मोटी है तो हम इसके द्वारा कटिंग नहीं कर पाएंगे, तो लीवर शीयर यूज किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब ड्रिल बिट के द्वारा किसी जॉब में ड्रिल किया जाता है, क्या किया जाता है, किसी जॉब में ड्रिल किया जाता है, तो उसके होल को फिनिश करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, होल अच्छा बनाने के लिए हम लोग रीमिंग करते हैं। किसके द्वारा, रीमर के द्वारा। अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था रीमर का, कि वो पूछ रखा था कौन सा एंगल था, हमने बात किया था हेलिक्स एंगल था वहां पे। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है। तो रीमिंग होता है, उस प्रोसेस को रीमिंग बोलते हैं, और जिस टूल के द्वारा बुक करते हैं उसको रीमर बोलते हैं। अगला कह रहा है नरम धातु के लिए स्क्रैपर्स को पकड़ने का क्या कर होता है। देखिए स्क्रैपर हमारा कुछ इस टाइप से बना होता है, आगे का भाग इसका थोड़ा ऐसे नुकीला टाइप में होता है। ठीक है, स्क्रैपर होता है हमारे पास, और ये आगे ऐसे हैंडल होगा, यहाँ पे हैंडल लगा होगा, हमारा हैंडल को पकड़ के हम स्क्रैपिंग करते हैं। ठीक है, वो हैंडल होता है लकड़ी का। तो स्क्रैपर के द्वारा हम किसी भी मेटल पे जो बीच में उभरे हुए स्थान रहते हैं उनको खुरच करके समतल करने की कोशिश करते हैं। स्क्रैपर को स्क्रैप करना, खुरचना। तो ये पूछ रहा है कि स्क्रैपर को अगर किसी नरम धातु की स्क्रैपिंग करनी है, खुरचना है, तो एंगल कितना होगा। तो नरम धातु के लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए 20 डिग्री होता है। कितना होता है, 20 डिग्री होता है। अगर वहीं पे मीडियम हार्ड होता, मतलब ज्यादा हार्ड ना होकर के मीडियम हार्ड हो, अगर मीडियम हार्ड होता तो फिर वहां पे एंगल हम कितना लेते हैं, 30 डिग्री वाला ले लेते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा हार्ड हो तब उस केस में हमें इस एंगल को बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? देखिए राउंड बार की बात कर रहा है, गोल छड़ की बात कर रहा है, उसका सेंटर हमें निकालना है, तो उसके लिए पूछ रहा है कि किस कैलिपर का उपयोग करेंगे। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा, जैनी कैलिपर। क्या? जैनी कैलिपर, जो ऑप्शन ए है। जैनी कैलिपर की मदद से हम राउंड बार के केंद्र निकालते हैं। जैनी कैलिपर को हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर या फिर ऑड लेग कैलिपर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पाउडर मेट्रोलॉजी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? ठीक है, कि कौन सा, देखिए जो यहाँ पे मटेरियल का नाम दिया ना, इनकी मदद से हम क्या बनाते हैं? टूल बनाते हैं, कटिंग टूल वगैरह बनाते हैं। तो जो हम टूल बनाते हैं, तो पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसके द्वारा हम लोग टूल बनाएंगे? तो पाउडर मेट्रोलॉजी टेक्निक का यूज करके। किसका? पाउडर मेट्रोलॉजी टेक्निक का यूज करके। मीडियम कार्बन, हाई कार्बन, हाई स्पीड स्टील या कार्बाइड? देखिए कार्बाइड होता है। कार्बाइड जो होता है हमारा ना, यह नॉन फेरस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कार्बाइड हमारा नॉन फेरस, मतलब इसमें लोहे की अंश आयरन का मात्रा नहीं होता है, नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत आता है, इसमें आयरन का मात्रा नहीं होता है। इसमें कार्बाइड में। और इस कार्बाइड को बनाने के लिए, मतलब कार्बाइड का अगर हम कोई टूल बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोग पाउडर मेट्रोलॉजी टेक्निक का यूज करते हैं। मेट्रोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ मेट्रोलॉजी रहेगा। ठीक है, और इसमें जो मेन भाग होता है हमारा क्या होता है? देखिए इसमें आ रहा है कार्बन, कार्बाइड, कार्बन और टंगस्टन, दो होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन प्लस टंगस्टन इसके मुख्य भाग होते हैं। आएगा समझ में? कार्बाइड टूल के जो मेन अंश होते हैं, मेन तत्व होते हैं, कार्बन और टंगस्टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया? देखिए खुरचनी का मतलब स्क्रैपर से है। ठीक है, इंग्लिश वाला वर्ड पढ़ेंगे तो स्क्रैपिंग वर्ड यहाँ पे मिलेगा। विच सरफेस इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बियरिंग सरफेस? ठीक है, तो किस स्क्रैपर का हम लोग यूज करते हैं बड़े सरफेस को स्क्रैप करने के लिए, बड़े बियरिंग सरफेस को स्क्रैपिंग के लिए? तो वो होता है हमारा क्या? बुल नोज स्क्रैपर, जो आपका ऑप्शन डी दिख रहा है, बुल नोज स्क्रैपर। ठीक है, बाकी फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर सब नॉर्मल काम के लिए होता है। जो फ्लैट वाला होता है वो पुश टाइप का होता है। जब फ्लैट स्क्रैपर यूज करते हैं, मतलब कहीं पे स्क्रैपिंग करना होता है तो हम उसको आगे की तरफ धक्का देते हैं, इसलिए इसको पुश टाइप का बोलते हैं। जबकि हुक वाले में क्या होता है? हुक वाले में आगे का हिस्सा इसका 90 डिग्री पे ऐसे मुड़ा होता है हुक स्क्रैपर का, और इसको जब हम इसके द्वारा स्क्रैपिंग करते हैं तो उसको अपनी तरफ खींचते हैं, हुक में फंसा करके अपनी तरफ खींच करके खुरचते हैं, इसलिए उसको पुल टाइप का बोलते हैं। पुल मतलब खींचना अपनी तरफ, तो हुक स्क्रैपर को पुल टाइप वाला बोला जाता है। ठीक है, जो ट्रायंगुलर हमारा स्क्रैपर होता है या होल वगैरह की डीबरिंग करने के लिए, होल में जो बर वगैरह आ जाता है तो होल की डीबरिंग करने के लिए ट्रायंगुलर स्क्रैपर यूज किया जाता है। जबकि बुल नोज स्क्रैपर हमारा बड़े बेरिंग सरफेस के लिए होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बड़े बेरिंग सरफेस के लिए क्या होगा? बुल नोज स्क्रैपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताए। देखिए यह वाला एंगल पूछ रहा है, यह एंगल का ये या यह एंगल का ये, दोनों एक ही बात है। यह वाला एंगल हो चाहे यह वाला एंगल हो, यह कौन सा एंगल है? देखिए यह लीफ हो गया, लीफ दोनों लीफ के बीच में, मतलब पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट बन गया ना, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइंट एंगल। अगर एक लीफ की बात करता है, यह एक लीफ हो गया और यह इनके बीच का होता तब लीफ एंगल होता। ठीक है, लेकिन यह क्या कर रहा है कि दोनों लीफ के बीच की या पूरा पॉइंट के बीच का है, तो पॉइंट एंगल होगा हमारा। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्या? पॉइंट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है नाम क्या है? यहाँ पे इस ऑपरेशन का नाम क्या है? देखिए ये ऑपरेशन यहाँ पे दिखा रखा है। देखिए किसी जॉब में जो होता है हम पीछे की तरफ थोड़ा सा गड्ढा कर देते हैं, कह लीजिए, थोड़ा सा ग्रूव्स बनाते हैं। या क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब किसी जॉब पे हमें मान लीजिए दो पार्ट्स हैं अलग अलग डाया के, मतलब एक पार्ट है हमारा और उसमें दो स्टेप बना हुआ अलग अलग डाया का। अब हमें इस पे क्या करना? थ्रेड काटना है। तो जो हमारा कटिंग टूल होगा थ्रेड वाला, कुछ इस टाइप से होगा ना। जब हम इससे इस भाग पे, मान लीजिए इस भाग पे हमें पूरा थ्रेड काटना है, इसे थ्रेड काटना चाहेंगे तो यह टूल का हिस्सा जो है पहले ही जब इसकी मोटाई आएगी तो यहीं तक थ्रेड काट आएगा। क्यों? क्योंकि इसका देख रहे कटिंग एज यहाँ पहुंचा, अब यह हिस्सा इस पार्ट से टकरा गया, अब पूरा लास्ट तक थ्रेड नहीं बन पाएगी। हम इस पे क्या करेंगे? पूरा लास्ट तक थ्रेड नहीं बना पाएंगे। तो जो नट वगैरह भी टाइट करेंगे तो वो यहीं आके इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, नट यहीं पे आके रुक जाएगा ना, क्योंकि इसके आगे थ्रेड ही नहीं कटा हुआ है, तो नट भी पूरा सही से बैठ नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर हमें पूरा थ्रेड बनाना हो तो यहाँ पे बीच में क्या कर दिया हमने? अंडर कट कर दिया। अंडर कटिंग इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंडर कट शोल्डर बोला जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, अंडर कट शोल्डर। अब इससे क्या होगा कि अब इस पर जो है आप आराम से थ्रेड, यहाँ टूल यहाँ तक आ जाएगा, इसके बगल में गैप है, पूरा थ्रेड कट जाएगा। अब कोई भी बोल्ट इस पे टाइट करते हैं, सॉरी नट टाइट करते हैं, तो नट आराम से टाइट होते हुए आगे तक आ जाएगा और बिल्कुल यहाँ हिस्से तक चिपक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बनाया जाता है क्या? अंडर कट शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है इस ऑपरेशन का नाम क्या है? देखिए इस ऑपरेशन में क्या किया जा रहा है कि देखिए यहाँ पहले से होल है,
इतना, और ऊपर कुछ हिस्से तक होल को बढ़ा दिया गया। इसमें भी दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर कटर है और अंदर नॉर्मल है, जो नॉर्मल होल में चला जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा बढ़ा रहा है, मतलब पहले से होल किया गया है, पहले से होल किया गया है, लेकिन उसको क्या किया गया, पहले से होल किया गया था और उसको ऊपर कुछ गहराई तक होल को चौड़ा कर दिया गया। फिर नॉर्मल नीचे पहले वाला ही होल है, ऊपर कुछ गहराई तक क्या किया गया, होल को बढ़ा दिया गया, जिससे कि इसमें रिवेट के हेड वगैरह को या बोल्ट के हेड को छिपाया जा सके। तो यह कहलाता है, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, पहले से होल किया गया हो और उसको कुछ गहराई तक, निश्चित गहराई तक उस होल को, डाया को बढ़ा दिया जाए, तो उसको बोला जाता है काउंटर बोरिंग। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, काउंटर बोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है? जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है, एक नॉर्मल माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है, मीट्रिक वाला, एक वर्नियर माइक्रोमीटर होता है हमारा। वर्नियर माइक्रोमीटर में क्या होता है, जो हमारा बैरल या स्लीव बना होता है, मतलब हमारा इस तरह से होगा ना, यू फ्रेम हो गया, यहाँ स्पिंडल निकल जाएगा इसमें से हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, थिम्बल होगा, ठीक है, और इसमें हमारा थिम्बल होगा और इधर हमारा रैचेट स्टॉप होगा। तो ये जो बैरल या स्लीव होता है हमारा माइक्रोमीटर में ना, तो इस पे हमारा मेन मार्किंग डेटम लाइन होती है और इस पे मेन मार्किंग किया गया होता है। जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसमें 10 लाइनें बढ़ जाती है, और 10 लाइनें कहाँ बढ़ती है, तो यह इसी के जस्ट ऊपर, मतलब बैरल या स्लीव पे ही ऐसे पतली पतली 10 लाइनें बढ़ा दी जाती है, तो वो वर्नियर माइक्रोमीटर बन जाता है। जो हमारा नॉर्मल माइक्रोमीटर है उसी पर जो स्लीव, बैरल या स्लीव होता है ना, जहाँ पे हमारा मेन स्केल किया गया होता है, वहीं पे हम क्या करेंगे, 10 लाइनें अलग से ऊपर बढ़ा देते हैं, वही हमारी वर्नियर लाइन होती है। तो लाइनें कहाँ बढ़ रही है, बैरल या स्लीव पे बढ़ रहे हैं। तो वही क्वेश्चन में पूछा भी है, वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता था, कहां पे ग्रेजुएशन किया जा रहा है, बैरल या स्लीव पे किया जा रहा था। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बैरल, बैरल या स्लीव, जो भी ऑप्शन आपको दिखे उसको सही कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थ्रेड की प्रोफाइल की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? कि हमें थ्रेड की प्रोफाइल चेक करना हो तो थ्रेड के लिए हमारा स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन डी जो आपको दिख रहा है, स्क्रू पिच गेज, यह यूज किया जाता है थ्रेड की प्रोफाइल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस यंत्र का क्या नाम है? देखिए यह जो फिगर है ना, आपके एग्जाम में जब आया हुआ था तो कुछ इसी टाइप से फिगर देता, ज्यादा क्लियर नहीं देते हैं सब, और यह फिगर मैंने अलग से ले रखा है। ठीक है, जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन में दिया हुआ, पर एग्जाम में कंप्यूटर में जब आपका सीबीटी में आया था तो कुछ इस टाइप से फिगर आ गया था वहां पे। यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान से देखना पड़ेगा, हालांकि आपको शायद वीडियो में उतना क्लियर ना लगे, पर क्वेश्चन पेपर में दिख रहा था, ऐसा नहीं, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। तो इसमें दिखाया गया है कि यहाँ बीच में क्या है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें तो क्लियर दिख रहा होगा कि एक आपका और थ्रेड कटा हुआ कोई पार्ट पकड़ा गया है। तो इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि ये थ्रेड कटा हुआ पार्ट है, क्या है, थ्रेड कटा हुआ पार्ट है और उसके बीच में पकड़ा गया है। तो इधर देख रहे हैं तो इस टाइप से नुकीला, इस टाइप से गहराई में बना हुआ है, और इधर ऐसे नुकीला पार्ट है जो उसके अंदर गया हुआ है। तो यह क्या होता है हमारा, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है ज्यादा, ठीक है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर क्या है आपका, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? देखिए कलर कोड भी हमारा अलग अलग रहता है कि कौन सा कचरा किस डस्टबिन में डाले, तो उस हिसाब से उनकी कलर कोडिंग कर दी जाती है कि हम कलर के हिसाब से पहचान जाएंगे कि किस डस्टबिन में हमें कैसा कचरा डालना है। तो कह रहा है प्लास्टिक कचरा अगर हमें डालना हो, प्लास्टिक का कोई कचरा है और उसे हमें डालना है, तो किस कलर वाले डस्टबिन में हमें डालना चाहिए? देखिए मैंने बताया भी था इसका ट्रिक की, प से प्लास्टिक होता है और प से पीला होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, प से प्लास्टिक और प से पीला। लाल वाला के लिए क्या होता है, तो मेटल, मेटल मैं बताया था कि मेटल गर्म करने पे लाल हो जाता है, तो इसीलिए मेटल से याद रख सकते हैं, अगर कोई मेटल हमारा है, मेटल का कचरा है, तो उसको लाल कलर के डस्टबिन में डालेंगे। नीला वाले में किसको डालेंगे, तो कागज को, ठीक है, और हरा वाले में तो कांच को, इसको कांच, कांच, ठीक है, यहाँ पे साथ कांच के लिए हरा यूज करते हैं। तो ये सबका आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पूछ रहा है फिलर गेज का उपयोग क्या, क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, फिलर गेज का उपयोग। फिलर गेज आपका कई सारे ब्लेड होते हैं एक साथ लगा हुआ होता है, उसका यूज किया जाता है। 0.03 जो होता है उसका ना, 0.03 mm से हमारा 1 mm तक में होता है, 0.01 mm की स्टेप में बना होता है, तो थिकनेस होती है वो उसकी, ठीक है। तो फिलर गेज का भी पूछा उपयोग किस लिए होता है, तो यह होता है मिलने वाले दो पार्ट्स के बीच के गैप को चेक करना। फिलर गेज मतलब फिल हो जाएगा, दो पार्ट है उनके बीच में गैप है, तो उनके गैप में क्या करेंगे, इसे भर देंगे, फिल कर देंगे। उसका एक ब्लेड, दो ब्लेड, हर ब्लेड पे उसकी मोटाई लिखी होती है। अगर मान लीजिए एक ब्लेड उन दोनों के बीच में जा रहा था, जो मोटाई है पढ़ लेंगे। अगर मान लीजिए एक ब्लेड में काम नहीं बन रहा है, तब 2 या 3 ब्लेड भी डाल सकते हैं, जितना में वो
बिल्कुल टाइट फिक्स हो जाए, फिर बाहर निकाल के तीनों ब्लेड का जो है मोटाई पढ़ करके उन्हें जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों जो पार्ट्स उनके बीच में गैप कितना है। तो गैप को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी देख रहे होंगे, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, फिलर गेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारी समनात्मक कार्य में किस रिविट का उपयोग किया जाता है? देखिए भारी कंस्ट्रक्शन वर्क की, हैवी स्ट्रक्चरल वर्क की बात कर रहा है, तो भारी संरक्षण के लिए हमारा पैन हेड होता है। क्या होता है? पैन हेड रिविट होती है। उसका हेड कुछ इस टाइप से होता है, पैन हेड वाला है, इस टाइप से। ठीक है, और वहीं पे स्नैप हेड, स्नैप हेड मतलब नॉर्मल, जो नॉर्मल हमारा होता है वो स्नैप हेड होता है, सबसे अधिक यही यूज किया जाता है और ये मजबूत जोड़ भी बनाता है। जबकि काउंटर संख जो रिविट होती है हमारी, काउंटर संख हमारा क्या होता है, कुछ इस टाइप का बना होता है। इसका हेड जहां पे मतलब जहां हमें रिविट के हेड के प्रोजेक्शन को छुपाना हो, मतलब रिविट का हेड दिखाई ना दे, वो होल के अंदर छिप जाए, तो वहां पे काउंटर संख रिविट हम यूज करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट है हमारा कोनिकल हेड, तो इसका जो हेड होता है ना वो कोनिकल होता है। कैसा होता है? कोनिकल जैसा बना होता है, शंकु के जैसा बना होता है, तो कोनिकल हेड हो गया। तो ये वाला कहाँ यूज होता है? तो हल्के कार्यों में, हल्के असेंबली कार्यों में, जहां हमें हाथ के द्वारा हैमर चला करके रिविटिंग करनी हो, तो कोनिकल हेड रिविट यूज करते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला कह रहा है खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है? जो हमारी लेथ मशीन होती है उसमें बैक गियर यूनिट लगा होता है। क्या लगा होता है? बैक गियर यूनिट लगा होता है, जिसका काम होता है कि जब हमारी लेथ मशीन चल रही हो, तो अगर उसकी स्पीड को हमें कम करना है, उसकी गति को, हमारी स्पिंडल की गति को कम करना है, तो बैक गियर यूनिट यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की गति कम करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, स्पिंडल की गति को कम करेगा, इसलिए यूज करते हैं बैक गियर यूनिट। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? देखिए हमने पहले ही बात किया था, पहले भी आया था यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक है, इसके पीछे क्वेश्चन मिला था, तो वहां पे पूछ रहा था कि स्क्राइबर को सही पोजीशन के लिए, तो हमने फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू सही किया था। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। स्क्राइबर को कौन पकड़ेगा? स्नग पकड़ेगा। स्नग के द्वारा स्क्राइबर को यूनिवर्सल सरफेस गेज में पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और थोड़ी सी पर्सनल बात हो जाए कि अगर आप में से कोई भी इंस्टाग्राम आप लोग यूज करते होंगे, ठीक है, काफी पॉपुलर है, तो आप लोग वहां मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको सर्च करना पड़ेगा global_ITI_अभी। ठीक है, ये सर्च करेंगे वहां पे तो मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। बाकी इस क्वेश्चन को देखते हैं तो काफी आसान क्वेश्चन है, हमने पहले किया भी है कि लकड़ी के कारण आग जो लगती है वो किस क्लास के अंतर्गत आती है। 4 क्लास है हमारे मेन जो कि एग्जाम में आते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए वाले में क्या था? लकड़ी, कागज, कपड़ा। हमने पहले भी बात किया था, क्या? लकड़ी, कागज, कपड़ा। अगर लकड़ी, कागज, कपड़ा की बात करें तो वह क्लास ए में आता है। तो यहाँ पे पूछा भी था कि लकड़ी के कारण, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्लास ए। क्लास बी कब सही होता? जब लिक्विड वाली बात आती है। लिक्विड का मतलब है कि जैसे डीजल में आग लगे, पेट्रोल में आग लगे, किसी तेल में आग लगे, जब तैली आग होती है, लिक्विड वाली आग होती है, तो क्लास बी में रखा जाता है। जब किसी गैस में आग लगती है तो उसे क्लास सी में रखा जाता है। जब बिजली या फिर मेटल में आग लगती है तो उसे क्लास डी में रखा जाता है, बिजली या फिर मेटल में। ठीक है, क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट पे चलेंगे। 36, इसको क्या हो गया भाई? कुछ तो पंगा है ही है। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर हो गया था ना, अब देखते हैं। कह रहा है कि विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? मतलब इनमें से कौन सी मशीन है? मशीन का मतलब सॉ का मतलब आरी, तो पावर सा, इस जो यहाँ पे नाम दिया गया सब पावर सा। एक होता है एक्सा जो हम हाथ से चलाते हैं, पावर सा जो मशीन मोटर के द्वारा चलती हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रोफाइल को काटना, विच मशीन इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल, मतलब अलग अलग आकृति की, विभिन्न आकृति की। अगर हमें टेढ़े मेढ़े आकृति की कुछ इस टाइप से कटिंग करना है, कोई जॉब है ऐसे टेढ़े मेढ़े आकृति में डिफरेंट प्रोफाइल की कटिंग करना है, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? तो उसके लिए होता है हमारे पास, ठीक, कंटूर बैंड सा। ये काफी, इसकी जो ब्लेड होती है ना काफी पतली और लचीली होती है, जिससे कि वो आराम से जिस आकृति में काटना उस प्रोफाइल की आकृति में घूम करके कटाई करती है। ठीक है, जबकि सर्कुलर सा कभी कभी इसका भी पूछता है, तो यह कहाँ यूज होता है? मोटे सेक्शन काटने के लिए। मोटे सेक्शन काटना हो या भारी वर्कपीस काटना हो तब हम सर्कुलर सा यूज करते हैं। इसमें गोल वृत्ताकार डिस्क, मतलब डिस्क के समान ब्लेड होती है इसका जो कटर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए 38 क्वेश्चन है, आप हमारा 38 क्वेश्चन था भी आज के सेशन में, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और यहाँ पे मैंने फिगर ले रखा है, आपने देख रहा हो, आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने फिगर लिया हुआ, अभी पीछे नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एक, वो मैं आपको बताऊंगा, हल्का सा आप लोग ध्यान देना। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है? देखिए रिवेटिंग हो गया, रिवेटिंग कह रहा है, क्या? रिवेटिंग
मतलब जो रिविटिंग, जैसे हम रिविट के द्वारा जो जोड़ बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, रिविट के एक साइड हेड बना होता है, रिविट के एक साइड हेड बना होता है, दूसरी साइड टेल बना होता है। हम क्या करते हैं, हैमर से पीट पीट के जब दो पार्ट को, हम दो पार्ट होते हैं हमारे पास, एक पार्ट यह हो गया, दूसरा पार्ट मान लीजिए यह हो गया, दोनों पार्ट आपस में जब रिविट के द्वारा जोड़ते हैं तो एक साइड तो ऑलरेडी हेड बना होता है, दूसरी साइड हमारा क्या निकला होता है, टेल निकला होता है। फिर हम इसको हैमर से पीट पीट करके इधर भी हेड बना देते हैं, इस टाइप से दोनों साइड हेड बन जाता है और यह ज्वाइंट बन जाता है। तो यही कह रहा है इस टाइप से रिविटिंग की जाती है। तो पूछ रहा है कि इनमें जो ऑप्शन दिया गया कि कौन सी असेंबली टेक्निक है, ये सब असेंबल करने की टेक्निक है जो ऑप्शन में दिए गए हैं, कि वो रिविटिंग विधि के समान है, कि जिसको रिविट के समान हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इनमें से कौन सा वह असेंबली टेक्निक है जो रिवेटिंग विधि के समान होती है, ठीक है। डावलिंग, देखिए डावलिंग क्या होता है, जब हमें किसी पार्ट को शुद्धता से बात करें जोड़ने की। कैसे बात करें, जब किसी पार्ट को हमें स्थिर में अवस्था में शुद्धता से जोड़ना हो तो हम लोग डावलिंग पिन वगैरह का यूज करते हैं। पिनिंग क्या होता है, देखिए इसलिए मैं लिया था, देखिए यहाँ पे भी पिनिंग है, यहाँ पर भी पिनिंग है। हमें दोनों के इंग्लिश वर्ड देखना पड़ेगा, हिंदी से यहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदी में दोनों में पिनिंग लिखा हुआ है, पिनिंग पिनिंग, पर स्पेलिंग में देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे PINNING है, जबकि यहाँ पे PEENING है। PI वाला है या PEE वाला है, PI वाला मतलब नॉर्मल, इसको अगर भूल जाए तो देखिए PIN पिन हो जा रहा है ना, PIN पिन हो जा रहा है, तो पिन वाला पिनिंग है। मतलब यहाँ पे जो होता है हम यूज करते हैं दो पार्टों को आपस में लोकेट करने के लिए या पकड़ने के लिए, दो पार्टों को आपस में पकड़ने के लिए या लोकेट करने के लिए हम नॉर्मल पिन का यूज करते हैं, वो पिनिंग कहलाता है, ठीक है। यह जो फिगर आपको तीनों दिख रहे हैं या पिनिंग के दिख रहे हैं, पिन हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे पैरेलल पिन, यही आपका पिन है, देखिए ये पिन है। या पैरेलल है, पैरेलल क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इसका जो गोलाई है या कह लीजिए डायमीटर है एक समान है, तो दो पार्ट को हमने लगाया, इनके बीच में होल था और इसके बीच में यह पिन डाल लिया, तो ये पैरेलल पिन हो गया। और दो पार्टों को हमने पकड़ने के लिए पिन यूज किया, तो इसको हम लोग पिनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिनिंग बोलेंगे। तो ये पैरेलल पिन हो गया। नीचे वाला देखेंगे तो क्वार्टर पिन्स है, तो इसमें भी हमने क्या किया, दो पार्टों के बीच में हमने क्वार्टर पिन को लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, देखिए ये भी पिनिंग कहलाएगा। कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, पिनिंग। लास्ट में देखेंगे तो ये अभी हमारा क्या है, पिनिंग ही है, पिन वाला सिस्टम ये, लेकिन टेपर है। जैसे ये पैरेलल था, ये टेपर है, मतलब ऊपर दाया अलग नीचे अलग, तो टेपर पिन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे टेपर पिन की मदद से दो पार्टों को जोड़ा, तो यह भी पिनिंग कहलाएगा, लेकिन कौन सा, टेपर पिन वाला। तो यह पिनिंग होता है आपका। जबकि ये वाला जो दूसरा वाला पिनिंग है PEE वाला, यह कौन सा है, तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह है PEE वाला पिनिंग, जो कि रिवेटिंग विधि के समान है। कैसे, जैसे हमने रिविट में क्या किया था, रिविट को दो पार्टों को जोड़ने के लिए हमने रिविट को इसमें डाला और इस दूसरी साइड हमने पीट पीट कर इसको हेड को बना दिया, जिससे वो परमानेंट सेट हो सके, उसमें फिक्स हो सके। तो उसी तरह हम लोग पिनिंग में भी क्या करते हैं, देख रहे हैं नीचे एक पार्ट है, ऊपर एक पार्ट है, इसमें होल बना हुआ, इस पार्ट को इसमें डालेंगे, उसके बाद जो ऊपर ये क्या होगा, जैसे रिविट में नीचे हिस्सा टेल निकल जा रहा था, वैसे यह पार्ट जब अंदर जाएगा तो ये वाला हिस्सा थोड़ा बाहर निकल जाएगा। फिर हैमर से पीट देंगे, यह ऊपर जो यह वाला हिस्सा है, जब यह पार्ट इसमें चला जाएगा तो यह वाला हिस्सा हल्का ऊपर निकलेगा। हैमर से पीट देंगे तो यह फाइल करके इसको अपने में बांध लेगा, पकड़ लेगा, फिक्स कर लेगा। तो ये क्या हुआ, जैसे हमने रिविट को पीट करके जाम किया, वैसे इसको भी यहाँ पे डाल के पीट करके जाम कर रहे हैं, तो इसलिए क्या कहलाएगा, पिनिंग कहलाएगा। यह जो पिनिंग है PIN पिन, मतलब पिन को डाल करके यूज कर रहे हैं, वो वाला पिनिंग है। और यह पिनिंग क्या है, तो यह रिवेटिंग के समान हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यही हो गया आपका कौन सी असेंबली टेक्निक रिवेटिंग के समान है, तो यह वाली पिनिंग है, यह उसका फिगर है, हमारा परमानेंट मतलब असेंबल करने की टेक्निक है, ठीक है। और ये स्टेकिंग क्या होता है, तो स्टेकिंग में हम लोग जब एक पार्ट में दूसरे पार्ट को डाल करके फोर्स पूर्वक ये आराम से चले जाते हैं, यह सब जो अभी हम पिन वाला देख रहे हैं ये आराम से चला जाएगा, फिर हैमर से पीट करके हम काम करते हैं। लेकिन स्टैकिंग में क्या होता है कि हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट के अंदर बलपूर्वक फोर्स पूर्वक डाल करके उसको सेट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टैकिंग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पिनिंग वाला सिस्टम था, इसलिए मैंने फिगर ले लिया था, जिससे आपको ये दोनों मैटर क्लियर हो गए। PIN पिन, नॉर्मल पिन की बात आ जाएगी, पिन डाल के नॉर्मल पिन। जब PEE वाली बात आएगी तब यह वाला होगा जो कि रिवेटिंग विधि के समान है। तो ये जरूर ध्यान रखना, आप लोग एग्जाम में जानते हुए भी आप लोग गलत कर जाओगे, ठीक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, क्या चीजें है। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।